Hello everyone, welcome to the 18th सेशन ऑफ शुक्ला क्लासेस ऑफिशियल। और आज आइए पहले देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है, फिर हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। और जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं इसके वीडियोस अपलोड कर दिए जाते हैं। वीडियो थोड़े से लंबे रहते हैं, इसलिए आप इसे 2 या 3 पार्ट में देख लिया करिए, 15-15, 20-20 मिनट के पार्ट में, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। वीडियो स्किप नहीं किया करें अगर आप डाउनलोडेड वीडियो देखते हैं तो आइए देखते हैं कि इस सेशन में हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। अमित यादव, विजय साहू, जितेंद्र कुमार बिंद, राघवेंद्र प्रताप सिंह, शुभम पटेल, नीता देवी, अंश शुक्ला, सुमन शुक्ला, राम यश यादव, अनुराग यादव, अभिजीत सिंह, आदित्य यादव, काजल मिश्रा, विशाल यादव, अभय कुमार, शिवम रत्ना, अनुराग यादव। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अनन्या श्रीवास्तव, गुड इवनिंग बेटा। शैलेंद्र शुक्ला, अ वेरी गुड इवनिंग। प्रियांश शुक्ला, गुड इवनिंग टू यू। ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस योर क्लासेस कुडंट रन, आपके क्लासेस चल नहीं पाए, बट टुडे इट विल रन, आज चलेगा। Is everything okay? My voice and video quality? Okay, now come to the topic. Our topic was second interrogative sentence. Seventh interrogative sentence. We were studying, हम लोग सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, और सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया था कि कुल 11 क्वेश्चन वर्ड होंगे, जिसमें से व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, विच, ये इनका एक फैमिली आपको बताया गया था कि ये फैमिली ए में आएंगे, फिर कुछ आपको बी, सी और डी में बताया गया था। हु जो है सबसे अलग रहता है, इसको आप बी मान लीजिए। हाउ मेनी और हाउ मच, ये दोनों एकदम अलग रहते हैं, इनको सी मान लीजिए। बाकी विच और हुज, ये एक फैमिली होते हैं, इनको आप अलग मान लीजिए, ये डी। एक बचा हूम, तो मैंने आपको बताया था कि हुम का यूज हम लोग सिंपल टेंस में करते ही नहीं हैं, तो केवल 10 सेंटेंस हमें पढ़ना है, 10 क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ना है। सबसे पहले आइए देखते हैं फैमिली ए को, दैट इज व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ और व्हाट। अगर मान लीजिए कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, तो ऐसे में आप क्या स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे? आप लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन फिर प्रेजेंट से आप लिखोगे इज, एम, आर, पास्ट से वाज या वर, और फ्यूचर से आप लिखोगे विल या शैल प्लस सब्जेक्ट।
प्लस बी, ये बी होगा किसका, फ्यूचर का होगा, ये बी आप यूज करोगे किसमें, फ्यूचर में। प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी प्लेस मैनर टाइम सबको मैं लिख दे रहा हूं अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखोगे। तो व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, ये 5 क्वेश्चन वर्ड्स के लिए ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका। क्वेश्चन वर्ड प्लस प्रेजेंट से इज एम आर, पास्ट से वाज या वर, फ्यूचर से विल या शैल, देन सब्जेक्ट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो कुछ बचेगा उसको आप लिखोगे। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आप देखिए, इस समय राम के सभी दोस्त कहाँ होंगे, कहाँ होंगे, इस समय राम के सभी दोस्त कहाँ होंगे। कहाँ होंगे, कहाँ क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो आपका स्ट्रक्चर बोल रहा है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखिए, तो कहाँ की इंग्लिश आप क्या लिखोगे, वेयर। होंगे फ्यूचर में है, तो आप क्या लिखोगे, विल, वेयर विल ऑल फ्रेंड्स ऑफ राम, या राम्स ऑल फ्रेंड, वेयर विल राम्स ऑल फ्रेंड्स, वेयर विल राम्स ऑल फ्रेंड। अब बी को आप लगाओगे, क्योंकि फ्यूचर में बी कहाँ चला जाता है, सब्जेक्ट के बाद। वेयर विल राम्स ऑल फ्रेंड बी, इस समय, इस समय के लिए आप क्या लिखेंगे, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। वेयर विल राम्स ऑल फ्रेंड बी एट दिस टाइम, ये आपने यूज किया किसको, वेयर को। और एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कहा जाए कि इस मामले में वह इतना उदार क्यों है, इस मामले में वह इतना उदार क्यों है, उदार मतलब जेनरस, काइंड। तो क्या करेंगे इसके लिए, इस मामले में वह उतना उदार क्यों है, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों के लिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहले वाई, है प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट की हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर, और सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी ही के साथ क्या लगेगा, इज, वाई इज ही, सो काइंड या जेनरस आप लिख सकते हो, वाई इज ही सो जेनरस या सो काइंड इस मामले में, इन दिस मैटर, इन दिस मैटर। वाई इज ही सो काइंड या वाई इज he so generous in this matter. So thus if any of the question word written here will be in the sentence, you will have to apply the structure written on the board. इसमें सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। प्लीज रिस्पॉन्ड। सबको ये समझ में आ गया? यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इज दैट क्लियर टू ऑल?
श्रुति मिश्रा, क्लास बेटा होता है 6:30 से लेकर के 6:30 से 7:30 7:25 तक, ऑलमोस्ट 50-55 मिनट्स रहता है। कल ड्यू टू सम रीजंस नहीं चल पाया था। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया? यस सर, एवरीवन इज सेइंग यस। शिवम रत्ना, कंफ्यूजन है सर। शिवम, कंफ्यूजन इसमें आपको कहाँ हो सकता है, एक बार आप टाइप करके बताइए तो फिर बताया जाए कौन से पॉइंट में आपको कंफ्यूजन है। फिलहाल एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हमारा टॉपिक है कि अगर सेंटेंस हमारा सेकंड इंट्रोगेटिव होगा तो सेकंड इंट्रोगेटिव में ये इतने क्वेश्चन वर्ड आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड को आप एक तरह से यूज नहीं करोगे, बल्कि ये सारे क्वेश्चन वर्ड को अलग अलग फैमिली में बांट करके और अलग अलग फैमिली के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा और फिर आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे ये 5 क्वेश्चन वर्ड एक फैमिली के हो जाते हैं, हु का अलग फैमिली होता है, हाउ मेनी हाउ मच का अलग फैमिली का, मतलब इनके लिए अलग स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। तो विच और हुज के लिए अलग होगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ या व्हाट अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो उसके लिए आप ये स्ट्रक्चर अप्लाई करोगे विच इज़ रिटन ऑन द बोर्ड, जो कि बोर्ड पे लिखा गया है। और इस स्ट्रक्चर का 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया गया है। जैसे इस समय राम के सभी दोस्त कहाँ होंगे, कहाँ होंगे, कहाँ क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, इसके लिए हमने क्या लिख दिया, वेयर। और होंगे फ्यूचर में है, विल राम्स ऑल फ्रेंड्स बी एट दिस टाइम, इसको ट्रांसलेट कर दिया गया। ऑब्जेक्ट, प्लेस, मैनर, टाइम आप ढूंढ सकते हो, या आई थिंक अब कई दिनों से हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, हो सकता है कि अब ढूंढने की ज़रूरत भी न पड़ रही हो। दूसरा सेंटेंस है, इस मामले में वह इतना उदार क्यों है। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। और क्यों क्वेश्चन वर्ड को आप सबसे पहले लिख दीजिए, वाई है, प्रेजेंट में है, इसलिए हमने क्या लिखा, इज ही, क्या है, इतना उदार, ये ऑब्जेक्ट है, इज सो जनरस इन दिस मैटर। तो इस तरह से इसको कर लिया गया है। आई थिंक अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आइए इस पे कुछ एक्सरसाइज करते हैं। नोट डाउन सम सेंटेंसेस फॉर एक्सरसाइज। इस काम के लिए आप कब तैयार हैं। फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस, उस गांव में राम का घर कहाँ होगा। थर्ड सेंटेंस, यह लड़का पढ़ाई के मामले में इतना लापरवाह क्यों है। इतना लापरवाह क्यों है। There are 3 sentences here on the board and you need to translate them. 3 sentences हैं बेटा, इसको आप करो। इस काम के लिए आप कब तैयार हैं, दैट्स द फर्स्ट वन।
उस गांव में राम का घर कहाँ होगा, दैट्स द सेकेंड वन। और यह लड़का पढ़ाई के मामले में इतना लापरवाह क्यों है, दैट इज द थर्ड वन। Yes, some of you So have you done it? ओके, लेट्स चेक। आइए चेक करते हैं इस काम के लिए आप कब तैयार हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। तो कब के लिए आप क्या लिखोगे, व्हेन। कब के लिए आप क्या लिखेंगे, व्हेन। सब्जेक्ट क्या है, आप यानी यू, यू के साथ क्या लगेगा, आर। व्हेन आर यू रेडी, तैयार ऑब्जेक्ट है इस काम के लिए, फॉर दिस वर्क। व्हेन आर यू रेडी फॉर दिस वर्क, दैट्स द response of first sentence and the response of second sentence will be उस गांव में राम का घर कहाँ होगा। कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको आप पहले लिखिए, और होगा किसमें, फ्यूचर में। तो वेयर विल राम्स हाउस, वेयर विल बी राम्स हाउस नहीं लिखिएगा, बी की पोजीशन हमेशा कहाँ होगा, सब्जेक्ट के बाद में होगा। वेयर विल राम्स हाउस बी, उस गांव में, इन दैट विलेज। वेयर विल राम्स हाउस बी इन दैट विलेज। एंड द थर्ड सेंटेंस इज, यह लड़का पढ़ाई के मामले में इतना लापरवाह क्यों है। क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड, और है सेंटेंस हमारा किसमें है, प्रेजेंट में। तो ये हो जाएगा, क्यों की अंग्रेजी पहले लिखो, वाई। वाई इज, सब्जेक्ट कौन है, यह लड़का। वाई इज दिस बॉय, क्या, इतना लापरवाह। वाई इज दिस बॉय सो केयरलेस, पढ़ाई के मामले में, इन रिगार्ड टू स्टडी। इन रिगार्ड टू मीन्स क्या होता है, के मामले में, इन रिगार्ड टू स्टडी। इन रिगार्ड टू, के मामले में। वाई इज दिस बॉय सो केयरलेस इन रिगार्ड टू स्टडी। हैव ऑल ऑफ यू डन राइट? हु अमंग यू हैव डन ऑल द 3 sentences करेक्ट? आप में से किसने किसने सारे सेंटेंसेस करेक्ट किया? सबने किया? Ram is saying I am in a fix. What fix is there?
देखो राम ने भी लिखा है एक वर्ड, आई एम इन अ फिक्स। इन अ फिक्स इडियम्स होता है, जिसका मतलब जानते हैं क्या होता है? राम ने लिखा है इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मतलब किसको किसको पता है? इन अ फिक्स का मतलब होता है इन अ डायलेमा। अब ये क्या होता है? इन अ डायलेमा, दैट मीन्स असमंजस की स्थिति में। इन अ फिक्स क्या है? इडियम्स है, और जिसका मतलब होता है दुविधा में। ये मत देखना कि फिक्स मतलब जोड़ना ठीक है, आई एम इन अ फिक्स मतलब मैं दुविधा में हूं। यस राम, व्हाट्स योर फिक्स, प्लीज टेल। बाकी रेस्ट ऑफ हैव डन राइट, बाकी सबने सही किया है। अनन्या श्रीवास्तव 2 करेक्ट है, और बाकियों का लापरवाह, केयरलेस। ठीक है, आइए एक एक्सरसाइज और करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 है, फर्स्ट सेंटेंस। इस काम में हम बहुत ही असहज क्यों हैं? इस काम में हम बहुत ही असहज क्यों हैं? द फर्स्ट वन, द सेकेंड सेंटेंस। इस लड़के का स्कूल कहाँ होगा? इस लड़के का स्कूल कहाँ होगा? द सेकेंड वन, एंड द थर्ड वन इज सब कुछ हमारे लिए बहुत आसान, बहुत कठिन। सब कुछ हमारे लिए बहुत कठिन क्यों था? सब कुछ हमारे लिए बहुत कठिन क्यों था? There are 3 sentences here on the board and you will have to translate them. असहज को बोलते हैं बेटा अनकंफर्टेबल। असहज को बोलते हैं अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल, असहज। Have you done?
सो लेट्स चेक किया जाए। आइए चेक करते हैं, इस काम में हम बहुत ही असहज क्यों हैं? क्यों क्वेश्चन वर्ड हो गया। वाई आर वी, हम, सब्जेक्ट क्या है हम, वाई आर वी वेरी अनकंफर्टेबल वाई आर वी वेरी अनकंफर्टेबल इस काम में, इन दिस वर्क। वाई आर वी वेरी अनकंफर्टेबल इन दिस वर्क, इज दैट राइट? एंड द सेकेंड वन इज, इस लड़के का स्कूल कहाँ होगा? वेयर विल the school of this boy, this boy's school, where will the school of this boy be? Where will the school of this boy be? बी कहाँ चला गया? सब्जेक्ट के बाद चला गया, और इसमें कुछ आया ही नहीं है, ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ आया नहीं है, तो हम बी की पोजीशन कहाँ रखेंगे? बी की पोजीशन सेंटेंस के सबसे लास्ट में रखेंगे। लास्ट में इसलिए क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट, प्लेस, मैनर, टाइम में से कोई भी नहीं है। दैट्स वाई वी आर कीपिंग बी हियर इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। एंड द थर्ड सेंटेंस, सब कुछ हमारे लिए बहुत कठिन क्यों था? दैट इज द थर्ड वन। क्यों था आया है तो सेंटेंस हमारा पास्ट में है, कर लीजिए। वाई वॉज, वर नहीं लिखोगे, वाई एवरीथिंग के साथ में क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। वाई वॉज एवरीथिंग, वाई वॉज एवरीथिंग वेरी डिफिकल्ट for us. Why was everything very difficult for us? That's the third one. So hope that यहाँ से आपका ये 5 क्वेश्चन वर्ड का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। Still if you are doubtful, so you may ask again. अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हार्ड नहीं होगा बेटा, ये राम सागर पूछ रहे हैं कि सर डिफिकल्ट की जगह हम हार्ड नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। एक्चुअली शब्द समझ लीजिए, हार्ड मीन्स हार्ड, डिफिकल्ट, और एक वर्ड और है, दैट इज टफ, TOUGH। आप क्वेश्चन वगैरह के लिए डिफिकल्ट या टफ का यूज करोगे। हार्ड मीन्स कठिन नहीं होता है, कठोर होता है। हार्ड मीन्स कठिन नहीं बल्कि क्या होता है? कठोर। और कठोर क्या होता है? मेटल होता है, स्टोन होता है, या कोई कड़ी चीजें, ऑब्जेक्ट्स। हार्ड का यूज हमेशा किसके लिए होगा? इसका यूज हमेशा ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा। जबकि क्वेश्चन हो गया, मैटर हो गया, सेंटेंस हो गया, ये डिफिकल्ट या टफ होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सपोज दैट इफ यू आर यूजिंग such kind of words in your communication in a Wi-Fi society, there you will be an object of ridiculous. Object of ridiculous इस शब्द का मतलब होता है object of ridiculous. Object of ridiculous
ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकुलस मीन्स होता है हंसी का पात्र, इसको क्या बोलते हैं, हंसी का पात्र। देयर यू विल बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकुलस वेयर यू विल यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स, जहां पर आप ऐसे वर्ड को यूज करोगे वहां पे आप हंसी के पात्र होंगे। ठीक है, कुछ चीजों पे हमें काम करना है, जैसे साउंड हो गया, वर्ड का मतलब हो गया, कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज होता है। जैसे अभी देखो, फिलहाल ये इसका कॉन्सेप्ट अगर सबका क्लियर हो गया हो तो मैं कुछ शब्दों का अंतर आपको बताऊं। अच्छा, क्लियर है? शांतनु शुक्ला, बेटा वीडियोस, पिछले वीडियोस आप देखो, पहले पिछले वीडियोस अच्छी तरह से देख लो, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया है? तो आइए देखिए, जैसे शब्दों का एक वर्ड्स के बारे में आपको बताते हैं कि वर्ड्स को लेकर के हमें बहुत ही अवेयर होना चाहिए अबाउट वर्ड्स। जैसे देखो, फॉर द एग्जाम्पल हम देखने की अंग्रेजी लेते हैं या काटने की अंग्रेजी लेते हैं। चलो एक तरफ काटने की अंग्रेजी लेते हैं और एक तरफ देखने की लेते हैं, दोनों की लिखते हैं। अब देखने की अंग्रेजी आप क्या क्या लिखते हो? आप सी लिखते हो, आप वॉच लिखते हैं, आप लुक लिखते हैं, गेज लिखते हैं, आप पीप लिखते हैं, ठीक, स्टेयर लिखते हैं। सी हो गया, वॉच हो गया, लुक हो गया, गेज हो गया, पीप हो गया, स्टेयर हो गया। ठीक है, और क्या होता है? और बिहोल्ड होता है, बिहोल्ड होता है, नोटिस भी होता है, ऑब्जर्व भी होता है। ये सब देखने की ही अंग्रेजी है। तो क्या इसका यूज आप कहीं पर भी कर सकते हैं? जी नहीं। सी मीन्स भी देखना, सी मीन्स देखना, लेकिन देखने के लिए आप स्वतंत्र नहीं है कि कहीं पर आप कुछ भी यूज कर दें। सी मीन्स देखना, बट सीनरी देखना, SCENERY। कोई दृश्य देखने के लिए हम क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। आसपास की चीजें जो नज़ारे दिखते हैं उसके लिए सी। वॉच, वॉच का यूज या तो आप टीवी देखने के लिए करते हो या स्क्रीन देखने के लिए, या फिर निगरानी करना, निगरानी करना। वॉच से ही बना है वॉचमैन। वॉचमैन क्या करता है? निगरानी करता है। लुक, लुक मीन्स देखना, बट टू सी इन अ डायरेक्शन, टू सी इन अ डायरेक्शन, एक दिशा में देखना, किसी विशेष दिशा में देखना। इसीलिए आपके टीचर कहते हैं लुक एट द बोर्ड, लुक देयर, लुक हियर, इधर देखिए, उधर देखिए, बोर्ड पर देखिए। मतलब किसी डायरेक्शन में आपको देखने के लिए प्रेरित किया जा रहा होता है। तो लुक मतलब देखना। गेज मीन्स होता है निहारना, बड़े प्यार से देखना। जब किसी चीज को हम बहुत प्रेम से देखते हैं, प्यार से देखते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? गेज लिखते हैं। जैसे सपोज दैट एक छोटा सा बेबी, छोटा सा बच्चा जो कि स्टैमरिंग कर रहा हो, तुतला करके बोल रहा हो, और आपके पास से गुजर जाए, उसकी हरकतों को आप देखिए। जैसे कृष्ण के बाल्य रूप को आप देखिए, तो कृष्ण के बाल रूप को आप टीवी में भी वॉच नहीं करेंगे, गेज करेंगे। बाल्यावस्था के, उनके बाल्यावस्था के रूपों को आप देखोगे तो गेज करोगे। मतलब कोई भी चीज़ जिसे आप बहुत प्रेम से देख रहे हैं उसके लिए हम क्या लिखते हैं? गेज लिखते हैं। और पीप मीन्स क्या होता है? झांकना। दरवाजे से झांकिए, खिड़की से झांकिए, तो अल्टीमेटली आप देख ही रहे हैं, लेकिन देखने में आप क्या कर रहे हैं? आप झांक रहे हैं। ठीक। स्टेयर, देखिए, झांकना। स्टेयर, गुस्से से देखना। वहां भी हम देखते हैं, लेकिन हमारी भौहें तनी रहती हैं, हमारी भौहें वहां पे तनी रहती हैं। तो जब भौहें तान करके किसी को देखोगे तो वहां पे आप क्या करते हो? स्टेयर। स्टेयर मतलब गुस्से से देखना, गुस्से से देखना। बिहोल्ड, नेक्स्ट है बिहोल्ड।
बिहोल्ड मीन्स होता है टकटकी लगा करके देखना, किसी चीज को एक टक देखते रहना। जैसे कोई आप वंडरफुल थिंग्स देखे, कहीं पर गए आप घूमने के लिए, कोई ग्रैंड टेम्पल आपने देख लिया, ग्रैंड बिल्डिंग देख लिया, कदम तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन नज़रें हट नहीं रही हैं, नज़र आपकी उसी चीज़ पे टिका हुआ है, तो वहाँ पे आप क्या कर रहते हो, बिहोल्ड करते हो। अब ये होता है बिहोल्ड मतलब टकटकी लगा करके देखना, टकटकी लगा कर देखना। ये बताने का मेरा इंटेंशन ये है कि किसी भी शब्द को आप सही नहीं यूज कर सकते, मतलब किसी भी जगह पर आप नहीं यूज कर सकते हो। सही वे में यूज करने के लिए आपको शब्दों के बीच में डिफरेंस जानना पड़ेगा, तभी आपका कम्युनिकेशन जो है वो स्टैंडर्ड लेवल का होगा। एंड देयर यू वोंट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूलस, अदरवाइज यू विल बी, अन्यथा आप होंगे। नोटिस, ऑब्जर्व दोनों का मतलब सेम है। ये नोटिस मतलब सूचना भी होता है, एक्चुअली नोटिस पैरोनिम है। पैरोनिम मतलब क्या होता है, पैरोनिम का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो दो या दो से अधिक अर्थ दें, उनको हम बोलते हैं पैरोनिम। जैसे हिंदी में एक लाइन आपने पढ़ा होगा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खावे बौराए जग वा पावे बौराए। कनक सोना, कनक धतूरा है एक वर्ड, लेकिन मतलब कितना दे रहा है, दो दे रहा है। तो नोटिस पैरोनिम है जिसका मतलब सूचना, नाउन का काम करता है। जब ये सूचना का अर्थ देगा ना, जो आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड या कहीं पर वैसा देखने को मिलता है, देयर इज नोटिस नाउन, लेकिन यहाँ पर मैं आपको नोटिस एज ए वर्ब बता रहा हूँ, जिसका मतलब देखना, और ऑब्जर्व का भी मतलब देखना, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब बड़े ध्यान से भी देखने में अंतर है। क्या अंतर है? अंतर यह है कि सपोज दैट एक छोटा सा पंछी, समझिए आचार्य ने गुरु द्रोणाचार्य जब पांडवों को आर्चरी सिखाने के लिए जाते हैं, धनुष विद्या सिखाने के लिए जाते हैं, तो पहले टेस्ट लेते हैं कि कौन कौन धनुष सीखने के लायक है। तो एक पेड़ था, पेड़ पे पंछी बैठा था, और पहले से इनका टारगेट था कि हमें पंछी के आँख में जो है निशाना लगाना है। तो पूछते हैं सबसे पूछते हैं, युधिष्ठिर से पूछते हैं क्या दिख रहा है, तो कहते हैं पेड़ है, पेड़ पे चिड़िया बैठा है। उसके बाद फिर भीम से पूछते हैं, तो भीम भी बताते हैं कि चिड़िया दिख रहा है, आसपास की और चीज़ें दिख रही हैं। ऐसे सबको कुछ न कुछ दिखा, लेकिन अर्जुन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे बस चिड़िया का आँख दिख रहा है, केवल चिड़िया का आँख दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने उनको पकड़ाया धनुष और बाण, बोला अब निशाना लगाओ और तुम सीख जाओगे। तो वो सीखे। तो यहाँ पर अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन ने ऑब्जर्व किया था। युधिष्ठिर ने क्या किया था? नोटिस किया था। दैट्स द डिफरेंस। अब ये पेड़ पर एक छोटा सा पंछी आकर के बैठ जाए, अचानक आकर के बैठे, और कोई आपसे पूछे कुछ नोटिस किया, तो आप कहोगे हाँ एक छोटी सी चिड़िया आकर के बैठी, अच्छा नोटिस किया। और कुछ, तो एक बोलेगा हाँ उस चिड़िया के पंजे में चावल का एक दाना भी फंसा हुआ है, तो दैट इज ऑब्जर्व। वो क्या हो गया? ऑब्जर्व हो गया। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स। हर शब्दों में ऐसे अंतर होता है। आप देखो, हम कहीं पर भी हियर बोल देते हैं, लिसन बोल देते हैं, और दोनों का एक मतलब क्या होता है? सुनना होता है। तो क्या आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो? नहीं, दोनों का मतलब सुनना। हियर मीन्स द नॉइज दैट कम्स इटसेल्फ in our ear, that is listening process, hearing process। जो आवाज स्वतः हमारे कानों में आती है वो है hear। लेकिन to the noise we put our effort to listen, that is listen। अभी यहाँ से एक ट्रैक्टर गुजर जाए या कोई व्हीकल गुजर जाए, खड़खड़ की आवाज आएगी, आवाज तो कान में आ ही रही ना, तो आपने सुना, लेकिन वो आपने क्या किया है? वो आपने हियर किया है।
मैं बोल रहा हूं, आप बड़े ध्यान से मुझे सुन रहे हो, पूरा एफर्ट लगा करके आप सुन रहे हो, तो ये क्या है? लिसन है। काटने को देख लो, लिख दिया हूं तो बता देता हूं। काटना की अंग्रेजी आपका कट, सुना ही होगा। चॉप, सुना ही होगा। श्रिव, श्रिव सुना ही होगा। स्लाइस भी सुना होगा। यह है काटने की अंग्रेजी। कट, काट करके अलग कर देना, ये लकड़ी वगैरह आप काटते हो, ठीक है। चॉप, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना, जैसे ऑनियन हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है। इसको आप क्या करते हो? टोमेटो हो गया, इसको आप क्या करते हैं? चॉप करते हैं। चॉप मतलब छोटे छोटे टुकड़े में काटना। श्रिव, लंबा और पतला काटना, किसी चीज को लंबा काटना और बहुत पतले साइज में काटना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? श्रिव बोलते हैं। जैसे सपोज दैट आपको घर में आलू के पकौड़े बनाने हो गए, तो आप आलू को क्या करोगे? आप कट करेंगे कि चॉप करेंगे कि श्रिव करेंगे? श्रिव करेंगे। स्लाइस, स्लाइस मतलब होता है लंबा काटना, लंबे टुकड़े में काटना। तो जैसे आप वाटरमेलन को काटते हो, जैसे आप मैंगो के आप स्लाइस करते हैं, तो ये अब काटने की अंग्रेजी हो गया। तो हर शब्दों में डिफरेंस है। जो भी शब्द दो मतलब कैरी करेंगे, उनमें कुछ न कुछ अंतर होगा। ऐसे आप इंटेलिजेंस देख लीजिए, ज्ञान, और विजडम मतलब ज्ञान, तो क्या दोनों को कहीं पर यूज कर सकते हो? नहीं। ये वर्ड हिस्ट्री देखो, वर्ड को जब आप उसके हिस्ट्री के साथ में पढ़ोगे ना, तो वकैब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, और साथ ही इजीली हमें वो मेमोराइज भी हो जाता है, और उसको हम सही जगह पर यूज भी करने लगते हैं। जैसे अभी इवन स्कूल्स में भी कहते हैं कि ड्रेस नहीं पहन करके आया, स्कूल ड्रेस में आओ। तो भैया ड्रेस मतलब वस्त्र होता है, ठीक है, लेकिन ड्रेस जो वस्त्र होता है, वो वस्त्र मतलब फेमिनिन जेंडर के कपड़ों को क्या बोला जाता है? ड्रेस बोला जाता है। ये अंतर जान लीजिए। ड्रेस मतलब कपड़ा, और वो भी किसका कपड़ा? लड़कियों का कपड़ा, महिलाओं का कपड़ा, उसको ड्रेस बोला जाता है। स्कूल ड्रेस नहीं होता है, स्कूल यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म शब्द को देख लो, इसको भी एनालिसिस करके देखो। यूनिफॉर्म मतलब होता है समानता, इसका मतलब होता है समानता। और स्कूल में समान दिखने के लिए लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं उसको यूनिफॉर्म बोला जाता है। कि जैसे स्कूल में किसी का फैमिली स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड झलकना नहीं चाहिए, कि जैसे कोई बहुत रिच है, कोई बहुत पुअर है, कपड़े और रहन सहन बता देते हैं। तो अमूमन आजकल की मेंटेलिटी क्या है? अमीर लोगों को उनके स्टेटस के हिसाब से रिस्पेक्ट मिलता है। तो टीचर ये डिस्क्रिमिनेशन ना कर पाए, भेदभाव ना कर पाए कि यार ये फला आदमी का, बहुत बड़े आदमी का लड़का है, इसको ज़्यादा ध्यान दो, अरे ये तो गरीब है, इसको कम ध्यान दो। इसीलिए क्या करते हैं? एक कपड़े डाल देते हैं सबको। और मैं तो सभी स्कूल वालों से आग्रह भी करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दें। कोई ऐसा नहीं कि मनमानी जूते पहन करके चले आए, कोई अच्छे ब्रांड का पहन करके चला आए, ली कूपर के जूते पहन ले, रेड एंड चीफ का पहन ले, और कोई जा करके लोकल कोई ब्रांड पहन ले। फिर जूते भी उसकी हैसियत को बताएंगे। तो स्कूल में कहीं से ये झलकना नहीं चाहिए, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गड़वेश बोलते हैं, गड़वेश, ठीक है, यूनिफॉर्म को। तो यूनिफॉर्म हमेशा समानता को दर्शाते हैं। तो अब देखो ये शब्दों में अंतर हो गया। आप बोलते हो क्लॉथ, इसका हम प्लूरल बना देते हैं क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। दोनों का साउंड सेम है लेकिन मतलब अलग है। ये क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स, ये थ स है, ये द स है। इसको आप लिखोगे क्लॉथ्स, और इसको आप क्या लिखोगे? क्लोथ्स। इसका मतलब होता है बिना सिला हुआ कपड़ा, और इसका मतलब होता है सिला हुआ कपड़ा। शब्दों का अंतर है। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन शब्दों को रख करके, राम वॉज इन अ वेरी नाइस ड्रेस
व्हेन ही विजिटेड द पार्टी। सेंटेंस लिख दिया और आपसे पूछ रहा है एरर। राम वॉज इन अ वेरी नाइस ड्रेस व्हेन ही विजिटेड इन द पार्टी। अब पूछ रहा है एरर कहाँ है। आप देख रहे हो यार सब तो सही है, नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। या फिर इट्स अ ब्लडी प्लुक, तुक्का, ABC, ठीक है। आंख बंद किया, जय बजरंगबली, AB, B वाला सही है ठीक है। जब कुछ नहीं आता है तो हम लोग ये ऑप्शन मतलब इसको भी एडॉप्ट करते हैं आंसर देने के लिए। जबकि राम वॉज इन नाइस ड्रेस, राम लड़का है और लड़का ड्रेस नहीं पहनता है, ठीक है। मतलब ड्रेस पहनता है लेकिन ड्रेस आप किसको बोलोगे, लड़की के कपड़े को हम क्या बोलते हैं, ड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनमें अंतर आपको जानने के लिए मिलेगा। धीरे धीरे हम इस पे भी चर्चाएं करेंगे। तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। तो सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको 5 क्वेश्चन वर्ड को बताया। आई हैव टोल्ड यू 5 क्वेश्चन वर्ड्स सो फार, ठीक है। आइए जरा देखते हैं हाउ मेनी को। हाउ मेनी पहले देख लेते हैं। हाउ मेनी, हाउ मच दोनों अलग अलग बताते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है हाउ मेनी। देखो हाउ मेनी मीन्स क्या होता है, कितने या कितनी। और इसका यूज आप कहां पर करते हो, इसका यूज आप करते हो किसी चीज की जब हमें नंबर पूछना होता है तब। और एक बात मत भूलिएगा जो मैंने बहुत शुरुआत में बताया है कि आप जिस भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे वो या तो सिंपल टेंस होगा या तो टेंस होगा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा करके रखिएगा। तो टेंस और सिंपल टेंस दोनों में क्वेश्चन वर्ड भी अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे सिंपल टेंस में आप देखिएगा हाउ मेनी का क्या रोल होगा। हाउ मेनी मीन्स कितने या कितनी, जो क्या करता है किसी चीज़ का नंबर पूछता है। जैसे इस स्कूल में कितने लड़के होंगे, आपके गांव में कितने लोग होंगे, उस बगीचे में कितने पेड़ हैं, जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, आदमी की हथेली में कितनी उंगलियां होती हैं। ऐसे हम पूछते हैं ना कि कितने लोग हैं, कितने लोग आए हैं, कितने लोग गए, कितना प्रश्न, कितने प्रश्नों को आपने हल किया, कितने प्रश्नों को आप हल कर सकते हो। तो कितने बोल करके हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की संख्या पूछते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं, आप क्या पूछ रहे हो, दिनों की संख्या पूछ रहे हैं, है ना। बगीचे में कितने पेड़ होंगे, क्या कर रहे हो, पेड़ों की आप संख्या पूछ रहे हो। तो हाउ मेनी में आप ध्यान रखिएगा, हाउ मेनी एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है, हाउ मेनी एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो अपने साथ हमेशा नाउन को लेकर के चलेगा। बाकी के क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या था, हेल्पिंग वर्ब। अभी आपने पढ़ा, एक्सरसाइज किया है। हाउ मेनी जब रहेगा ना तो इसके तुरंत बाद में नाउन आएगा। और केवल नाउन ही नहीं बल्कि ये नाउन किस मोड में लिखा जाएगा, प्लूरल मोड में लिखा जाएगा। हाउ मेनी के साथ में लिखा जाने वाला नाउन हमेशा किस में लिखा जाएगा, प्लूरल मोड में, P फॉर प्लूरल। एंड देन फिर आगे देखो, हाउ मेनी प्रेजेंट से अपने साथ केवल क्या लेगा, आर लेगा, इज और एम नहीं लेगा। ये केवल आर लेगा प्रेजेंट से। और पास्ट से क्या लेगा, पास्ट से ये केवल क्या लेगा, वर को लेगा। पास्ट से ये लेगा वर को। और फ्यूचर से केवल किसको लेगा, फ्यूचर से केवल लेगा ये विल को। और देखो बेटा, अगर हाउ मेनी का यूज किस में हो रहा है, सिंपल टेंस में हो रहा होगा। हम लोग अभी राइट नाउ सिंपल टेंस ही पढ़ रहे हैं। अगर सिंपल टेंस में होगा तो सिंपल टेंस में आप देयर जरूर लिखोगे। और देयर यहां पर एज ए इंट्रोडक्टरी लिखा जाएगा। देयर का मतलब यहां पर वहां नहीं होगा, देयर का मतलब वहां नहीं होगा। देयर एज ए इंट्रोडक्टरी लिखा जाएगा। देयर बी किसके लिए होगा, फ्यूचर के लिए, ठीक है। देन अदर मतलब प्लेस, मैनर, टाइम। स्ट्रक्चर फिर से देखिएगा, हाउ मेनी प्लस नाउन। नाउन हमारा हमेशा किस में होना चाहिए, प्लूरल नंबर में।
प्रेजेंट से केवल आर को, पास्ट से केवल वर को, और फ्यूचर से विल, और फिर आप देयर लिखोगे ही लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि आप नंबर पूछ रहे हो, और नंबर्स पूछने या बताने के लिए हमेशा किसका यूज होता है? देयर का यूज होता है। ठीक है, फिर बी किस में आप लिखोगे? फ्यूचर में, एंड देन जो कुछ बचेगा उसको आप लास्ट में रखोगे, बाकी की चीजों को आप लास्ट में रखोगे। जैसे देखिए, अगर ये कहें कि इस कमरे में कितने, इस कमरे में कितनी खिड़कियां हैं? इस कमरे में कितनी खिड़कियां हैं? मान लीजिए ये सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कितनी की अंग्रेजी क्या लिखोगे आप? हाउ मेनी। हाउ मेनी के बाद में नाउन, नाउन का क्या है? खिड़कियां। और नाउन भी अगर आप नहीं जानते तो रफ गेस है, मोटी पहचान है क्या? कितनी या कितने के ठीक बाद में जो शब्द रहेगा, ये अपने ठीक बाद में जो शब्द लेगा, हिंदी में, इंग्लिश में भी ये अपने बाद में उसको लेगा। ठीक है, हालांकि नाउन की आइडेंटिफिकेशन सब जानते होगे। मान लो अगर इन केस आप नहीं जानते होगे तो आपको ये करना है, कितनी के लिए आप क्या लिखोगे? हाउ मेनी। फिर खिड़कियों के लिए आप क्या लिखोगे? विंडोज लिखना, विंडो मत लिखना। क्यों? क्योंकि हाउ मेनी, मैंने अभी कहा ना कि हमेशा अपने साथ क्या करता है? प्लूरल नंबर को लेता है। हाउ मेनी हमेशा अपने साथ में प्लूरल नाउन को लेगा, तो हाउ मेनी विंडोज। और सेंटेंस हमारा किस में है? सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट में। ठीक है, तो प्रेजेंट में आप क्या लिखोगे? आर। हाउ मेनी विंडोज आर, फिर आप क्या लिखोगे? देयर। ये आपको लिखना ही लिखना है एज ए इंट्रोडक्टरी। देयर का यूज इंट्रोडक्टरी के भी रूप में होता है। इंट्रोडक्टरी मतलब होता है ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में रहेगा तो, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हाउ मेनी विंडोज आर देयर, फिर ये भी तो हम फ्यूचर में लिखेंगे। अब बचा क्या? इस कमरे में, इन दिस रूम। हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन दिस रूम। तो देखिए बाकी के क्वेश्चन वर्ड से ये अलग है कि नहीं है? बाकी के क्वेश्चन वर्ड में आप क्या करते थे? क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब सीधा, न सिंगुलर नंबर का ख्याल है, न प्लूरल नंबर का ख्याल है, करते चले जा रहे हो। हाउ मेनी इज लिख देते हैं लड़के, हाउ मेनी इज लोग बोल देते हैं, जबकि हाउ मेनी एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो हमेशा और हमेशा अपने साथ में प्लूरल नंबर को लेगा, और जब ये प्लूरल नंबर को लेगा तो इसके साथ में वर्ब हमेशा कौन सा आएगा? प्लूरल आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? हाउ मेनी सबको समझ में आया? हाँ भाई, रिस्पॉन्ड करो। विशाल मिश्रा पूछ रहे हैं कि देयर को एरर वाले क्वेश्चंस में रॉन्ग तो नहीं माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा विशाल जी, ध्यान दीजिएगा। तब नहीं माना जाएगा, तब रॉन्ग नहीं माना जाएगा जब आपका हाउ मेनी कहाँ पे यूज हो रहा होगा? सिंपल टेंस में यूज हो रहा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर सिंपल टेंस आपका सेंटेंस होगा तो उसमें देयर का यूज यू विल हैव टू एंड विल हैव टू, आपको देयर का यूज करना ही पड़ेगा। टेंस होगा तब नहीं करोगे, अगर टेंस में हुआ है तो टेंस में वो रॉन्ग माना जाएगा। इज दैट ओके विशाल? ठीक है, तो हाउ मेनी का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया। अच्छा, फ्यूचर में देखिएगा आप क्या लिखोगे। अगर मैं ये सेंटेंस लिखा होता कि इस कमरे में कितनी खिड़कियां होंगी, तो हम क्या करते? हाउ मेनी विंडोज विल देयर बी। बी की पोजीशन कहां पे हो जाता? देयर के बाद हो जाता। हाउ मेनी विंडोज विल देयर बी इन दिस रूम, ये करते अगर सेंटेंस हमारा किस में होता? फ्यूचर में होता।
तो हाउ मेनी का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया है। तो इस पर एक और बता दें, चलो ठीक है भाई, एक और बता दे रहे हैं। मोनू यूपी 70 पूछ रहे हैं गजब के लड़के हैं, एक एक से आईडी बना रखे हैं। ठीक है बेटा, चलो एक और एग्जाम्पल देखिए। चलो यही लिखते हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं सबको पता है। फाइनली हम लोग क्या मान करके चलते हैं, 206। लास्ट लेवल पे बच्चों में इतनी नहीं होती हैं, है ना सर ये जैसे जैसे एज होता है शायद एज के हिसाब से रहता है। फिलहाल सेंटेंस देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो चलो कितनी के लिए आप क्या लिखोगे सबसे पहले, हाउ मेनी। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, हड्डियां, नाउन। और नाउन नहीं जानते होगे तो मैंने क्या बताया था कि अगर नाउन भी नहीं जानते हो तो रफ आइडेंटिफिकेशन, मोटी पहचान क्या होगा। मोटी पहचान ये है कि कितनी के ठीक बाद में जो रहेगा उसको लिख दो। अब बोन यानी कि क्या हो जाएगा इसका प्लूरल, बोन्स। प्रेजेंट में है तो आर। फिर आप क्या लिखोगे, देयर। आपको लिखना ही लिखना है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर मनुष्य के शरीर में, इन ह्यूमन बॉडी। इन ह्यूमन बॉडी या इन द बॉडी ऑफ मैन, ह्यूमन कुछ भी लिख सकते हो। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझा दिया गया। अब सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ठीक है बेटा, इस पे कुछ मैसेज है, पहले वो आप लोग जान लीजिए। कुछ अभी कई सारे लड़के पूछ रहे थे कि सर न्यू बैच कब स्टार्ट होने जा रहा है, तो मैं बता देता हूँ 9th का न्यू बैच, ऑफलाइन बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 23 जैन से। टाइमिंग इसकी रहेगी 4 PM से। 12th का ऑलरेडी चल रहा है, 12th का जो बैच है 12th का क्लास ऑलरेडी चल रहा है। 12th की टाइमिंग है 7:15 से मॉर्निंग में। और बाकी 10th का भी बैच ऑलरेडी चल रहा है। 9th के ही लड़के 10th में प्रमोटेड हो गए हैं, जिसकी टाइमिंग है 6:30 इन द मॉर्निंग। ये सारे क्लासेस की टाइमिंग। 11th को ही मैंने यहाँ पे 12th लिखा है। एक्चुअली 11th वाले अब 12th का ही सिलेबस पढ़ रहे हैं, और 12th जो है वो इवनिंग में चल रहा है। लेकिन वेरी सून द बैच ऑफ क्लास 12th एंड 10th विल बी रिलीज्ड, इसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये टाइमिंग है। एक इन्फॉर्मेशन ये है जिसको कई सारे लड़कों ने पूछा था। दूसरी बात, हाँ कल संडे है, कल आपका क्लास रहेगा, और कल की जो आपकी लाइव सेशन की टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 9:30 to 10:30 AM रहेगा, मॉर्निंग में रहेगा। 9:30 से 10:30 तक कल आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास, फॉर टुमारो क्लास। कल मिलते हैं और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर के, और होप दैट ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट ज़रूर करिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, अपने नियर एंड डियर्स जो भी हैं सबको इस क्लास के बारे में बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और इसका लाभ लें। ओके, सो नाउ गुड नाइट and we shall meet tomorrow. That's all.